टॉक ऑन टेंडर्स में आपका स्वागत है। टॉक ऑन टेंडर्स इज रिप्रेजेंट बाय nationaltenders.com, जहां पर हम करते हैं गवर्नमेंट से बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अनलॉक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसी कौन सी कॉमन 7 मिस्टेक जो काफी लोग करते हैं और जिसके कारण वो टेंडर मिस कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, टेंडर मिस कर जाते हैं। मुझे काफी लोग कहते हैं कि नितिन, मैंने टेंडर सही तरीके से भरा, मैंने टेंडर का सारा डॉक्यूमेंट स्टडी किया, डेडलाइन से पहले भर दिया, फिर भी मैंने टेंडर मिस कर दिया। ऐसी मैंने क्या गलती कर दी जिसके कारण टेंडर मुझसे मिस हो गया। दोस्तों, मुझे पता है आप नहीं चाहेंगे कि आप उस लिस्ट में आ जाए जो ये कहे कि मैंने सब कुछ करने के बावजूद भी टेंडर मैंने मिस कर दिया। तो दोस्तों, ये 7 मिस्टेक्स को अगर आप ध्यान से समझते हैं तो आप कोई भी टेंडर्स को मिस नहीं करेंगे, और टेंडर मिस नहीं करते हो तो टेंडर जीतने के चांसेस आपके ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, पहली कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट को ही भूल जाते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि यार ये डॉक्यूमेंट थोड़ी ना मांगा होगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आपको हर एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, चाहे पैन कार्ड मांगा है, चाहे आधार कार्ड मांगा है, चाहे आपसे सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट मांगा है, चाहे आपसे परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट मांगा है। डॉक्यूमेंट में जो भी सर्टिफिकेट डिमांड किया गया है, डॉक्यूमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है, उसकी प्रॉपर चेक लिस्ट बना के आपको वो डॉक्यूमेंट देना ही देना है। अगर आपने ओवरलुक कर दिया तो आप 100% टेंडर्स में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो पहला पॉइंट था कि आपको सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। सेकेंड पॉइंट, टेक्निकल बिड एरर्स। दोस्तों, जब आप टेंडर्स डॉक्यूमेंट स्टडी कर रहे हैं तब आपने बीओक्यू देखा होगा। बीओक्यू में कभी कभी यूनिट दिए जाते हैं। कितनी बार जानते या अजानते हुए जिस यूनिट में डिमांड किए गए फिगर्स, उस यूनिट के अलग यूनिट में आप डाल देते हो। कभी कभी कुछ लैब रिपोर्ट्स मांगी गई है, वो लैब रिपोर्ट्स आप देते नहीं हो। कभी कभी आपको बोला गया है कि इस मेक का प्रोडक्ट आपको देना है और मेक के ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट आपको रखने हैं डॉक्यूमेंट में, वो आप मिस कर लोगे। सो इस तरीके से अगर टेक्निकल चीजों को आप ओवरलुक करोगे तो टेक्निकल बिड एरर आना 100% संभव है, और ये एक रीजन हो सकता है जिसके कारण आप टेक्निकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रॉन्ग फॉर्मेट्स। ज्यादातर लोग लास्ट में या तो कम समय के कारण या जल्दबाजी में एक गलती कर देते हैं। अगर आपको कोई फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में मांगी गई है तो आपको उसको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। अगर वो एक्सेल में मांगी गई है तो एक्सेल में अपलोड करना है। कहने का मतलब है, जिस फॉर्मेट में फाइल को आपसे डिमांड किया गया है, जिस ऑर्डर्स में डॉक्यूमेंट को सेट करना है, उसी ही ऑर्डर्स में आपको वहां सेट करना होगा। तो राइट फॉर्मेट, राइट डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है, दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ये भी एक रीजन होता है जिसके कारण आप टेंडर्स में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब मैं जो चौथा पॉइंट आपको बता रहा हूं, ये काफी बार कॉमन मिस्टेक्स देखी गई है, वो होती ईएमडी सबमिशंस, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। दोस्तों, आप अपने मन से ये बना लोगे कि ये टेंडर्स में तो मैं एग्जम्प्टेड हो जाऊंगा, मुझे ईएमडी नहीं भरनी तो नहीं चलेगा। अगर टेंडर्स में क्लियरली डिफाइंड है कि आपके पास ये सर्टिफिकेट होने से ही आपको ईएमडी एग्जम्पशन मिलेगा, तो ही आपको ईएमडी एग्जम्पशन मिलेगा, वरना आप अगर नहीं लिखा है और ईएमडी नहीं भरोगे तो आप टेंडर से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। दूसरी चीज, आप ईएमडी की वैल्यू में भी मिस्टेक कर लेते हैं। आपसे मांग गई है एक्स और आप कर दोगे एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई, तो ये टेंडर रिजेक्शन का कारण है। उसकी तरह क्या आपको ऑनलाइन ईएमडी भरनी है या आपको डीडी फॉर्म में भरनी है, तो ये दोनों चीजें भी आपको मेक श्योर करनी है, जिसके कारण आप टेंडर में डिस्क्वालीफाई ना हो जाओ। कई बार ये छोटी सी मिस्टेक ईएमडी वाली बहुत बड़ी मिस्टेक बन जाती है, क्योंकि सेकेंड चांस आपको ईएमडी के केस में नहीं मिलेगा। अगर आपने नहीं भरा है या गलत किया है तो आप 100% टेंडर में जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनरियलिस्टिक कोट दे देते हैं। टेंडर्स भरने के लिए आप कुछ भी रेट डाल देते हो। इससे क्या होता है, आप फ्यूचर में बहुत बड़े लॉस को इनवाइट कर रहे हो, जिसके कारण आप ब्लैकलिस्ट हो सकते हो। अब अगर आपने बिना समझे या किसी भी रीजन से कम कोड डाल दिया है तो क्या होगा
या प्रोजेक्ट समय पे नहीं कर पाओगे या बड़ा लॉस आपको मिलेगा। तो आपको वो ध्यान रखना है, टेंडर जीतने के लिए सिर्फ आप रेट पे फोकस मत करिए, आप सही रेट डालिए ताकि आपको भविष्य में नुकसान ना हो। वरना अनरियलिस्टिक रेट के कारण, अंडर कोटेड रेट के कारण लॉस तो होगा ही होगा, पर साथ ही साथ आप ब्लैकलिस्ट हो जाओगे, जिसके कारण आप भविष्य में उस डिपार्टमेंट में या कई सारे डिपार्टमेंट में अगली बार पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो ये चीज एक आपको ध्यान रखनी है कि आप ऐसा कोड डालिए जो आपको प्रॉफिट दे, जो आपको लॉस ना करवाए और फ्यूचर में आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के डोर और ज्यादा खोल दे। दोस्तों जनरली अभी जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं, ये छोटे टेंडर्स में नहीं देखी जाती, बट बड़े टेंडर्स में बहुत बार देखी जाती है। इग्नोरिंग टर्म्स एंड कंडीशंस। टेंडर्स डॉक्यूमेंट कभी कभी बड़ी साइज के होते हैं, या फिर कभी कभी कुछ टेक्निकल टर्म्स ऐसी होती है जो समझ में नहीं आती है। तो अगर टेक्निकल टर्म्स आपको समझ में नहीं आती है तो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, उनसे समझिए कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। आप इसको ओवरलुक नहीं कर सकते हो, और कभी कभी अगर ये ओवरलुक करते हो और या आपने गलत समझ लिया है तो हो सकता है उसके कारण आपको टेक्निकल में बिड रिजेक्शंस हो जाए, या फिर आपने डिटेल्ड डॉक्यूमेंट को ये सोच के समझ लिया कि ये तो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन होगी, इसका टेंडर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी पीक्यूसी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होती है वो टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखी हुई होती है। अगर आप वो इग्नोर कर दोगे और कोई एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिमांड की गई है और अगर वो आप नहीं दोगे तो क्या होगा? टेक्निकल डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो बड़े टेंडर्स में या टेक्निकल टर्म्स वाले टेंडर्स में ये देखा गया है, जिसके कारण काफी लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। दोस्तों अब ये लास्ट 7 पॉइंट जो मैं बता रहा हूं ये प्री बिड मीटिंग से रिलेटेड है। कभी कभी टेंडर्स के अंदर प्री बिड मीटिंग रखी जाती है। प्री बिड मीटिंग इसलिए होती है अगर कोई टेंडर में कोई टर्म्स ऐसी लिखी है जो आपको लगता है सही नहीं है या आपको उसके बारे में और जानकारी चाहिए, तो वो प्री बिड मीटिंग में आप जाके बात कर सकते हो, क्लैरिटी ले सकते हो और उसके बाद आप बिड में पार्टिसिपेशन कर सकते हो। पर हम लोग उस प्री बिड मीटिंग का इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं और हम उसको इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण हमको जो चीज की इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए थी वो लिए बिना हम बिड में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, और ये बिड में पार्टिसिपेशन करते हैं और उसके बाद हम रिजेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों प्री बिड मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको जाना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आपके कोई पॉइंट है तो रखने चाहिए, जिसके कारण जब आप बिड भरते हैं तो प्री बिड मीटिंग में जो इंफॉर्मेशन मिली है वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती है और टेंडर रिजेक्शन के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। इसी तरह साइट विजिट होती है। कभी कभी साइट पे जाने के बाद चीजों के बारे में और डिटेलिंग आपको क्लैरिटी मिलती है, और वो क्लैरिटी के साथ आप जब बिड भरते हो तो 100% आपके क्वालिफिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी टेंडर के अंदर प्री बिड मीटिंग या साइट विजिट का दिया हुआ है तो हमें 100% वो अटेंड करनी है, जिसके कारण हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिले। तो दोस्तों ये 7 पॉइंट मैंने आपको बताए, जिसका अगर आप ध्यान रखते हैं किसी भी टेंडर्स में तो आपके डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस घट जाते हैं। और एक बार आपके डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस घट गए मतलब आपके टेंडर जीतने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। एटलीस्ट आपने जो उतना समय दिया है डॉक्यूमेंट रेडी करने में, बिड सबमिट करने में या एंटायर प्रोसेस में, इसमें जो आपका समय खर्च हो रहा है वो वेस्ट नहीं होगा। तो दोस्तों मेक श्योर करिए आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी बिड रिजेक्ट नहीं होना चाहिए और आपका समय बहुत कीमती है, जिसको आप सही तरीके से उपयोग कीजिए और टेंडर्स को जीतिए। चलिए दोस्तों, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और किसी के काम आ सके तो इसको फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। और अगर आपके ध्यान में ऐसा कोई टॉपिक आ रहा है जिसको हम लोग ध्यान कर वीडियो बनाए तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।